नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीएचयू का पूरा मामला पता होगा। वहां के जो छात्र हैं वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वहां की जो वाइस चांसलर हैं सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आरक्षण की मांग हो रही है। ये लोग चाहते हैं कि बच्चों को, जो पढ़ने वाले छात्र हैं बीएचयू में, उन लोगों को हॉस्टल में आरक्षण दिया जाए, पूरे 27%। कई छात्र मेरे साथ मौजूद हैं। रोहित भाई, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा कि क्या पूरा मामला है? आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार खिलाफ नारे लगा रहे हैं, आखिर चाहते क्या हैं आप लोग? देखिए, हम लोग बस जो देश की संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है, हम्म। हम बस उसकी मूलभूत अधिकारों की मांग कर रहे हैं। जो ओबीसी स्पेशल फंड से हॉस्टल्स बने हैं, जो ओबीसी का संवैधानिक अधिकार है, जो आरक्षण में निहित है, हम उसी की तो बात कर रहे हैं। जो 2006 में जो यूपीए वन की गवर्नमेंट थी, अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री थी, हम्म। और उन्होंने जब ओबीसी के लिए विश्वविद्यालय में आरक्षण लागू किया, हम्म। फिर हम जैसे मेहनत कश जो परिवार के लोग, जो पहली पीढ़ी के लोग थे, वो विश्वविद्यालय पहुंचे। हम्म। और फिर देश भर के कुलपतियों के साथ उनकी जब मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना नहीं है कि हम अचानक से 30% या 27% बच्चों को हम इनटेक कर सकें। हम्म। फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, चाहे लाइब्रेरी की किताबें हो, लैब में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम्म। या फिर विश्वविद्यालय में हॉस्टलों हो, सभी तरह की, आप कह सकते हैं कि जो मूलभूत ढांचे थे उसके हम्म। विकास के लिए देश भर की यूनिवर्सिटियों को फंड जारी करते हैं। हम्म। बीएचयू को भी उनमें से लगभग साढ़े चार 450 करोड़ रुपए जो है हम्म। ओबीसी स्पेशल फंड से मिलता है। हम्म। उसमें 170 करोड़ के करीब जो पैसे हैं सिर्फ हॉस्टल बनाने के लिए मिलते हैं। हम्म। आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 29 छात्रावास और 4 छात्रावासों का नाम इन्होंने नहीं बताया। हम्म। लगभग 5,000 कमरे कुल मिला के बने हैं, जिसमें 10,000 ओबीसी के छात्र रह सकते हैं। हम्म। लेकिन आप कह सकते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर तबका है, जो झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार के कोसी सीमांचल के इलाकों से पहली पीढ़ी के लोग आए हैं, जिनके पास आर्थिक समस्या सबसे अधिक है, हम्म। आज वो विवश है कि वो बाहर किसी तरह से और एक्स्ट्रा परेशानियों को झेल रहा है। हम्म। और विश्वविद्यालय प्रशासन में आप कह सकते हैं क्लासरूम के टीचर से लेकर कुलपति तक हम्म। लगातार आवाज पहुंचाए जाने की कोशिश करते रहा गया है। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद भी की गई है, चाहे वो ज्ञापन के माध्यम से हो, धरना प्रदर्शन के माध्यमों से हो, लेकिन कोई कोई सुन नहीं सुनने रहा को है। तैयार नहीं है। चंदा जी, पिछली चंदा जी, समाजवादी पार्टी जो नेता हैं जी, स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने ट्वीट किया है आप लोगों के पक्ष में। और आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं दरअसल। देखिए, दरअसल अगर जो लोग कह रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हम्म। हैं, तो हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये हम्म। हमारा हक है, जो सदियों से सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे हमें पीछे करने की कोशिश की गई थी। हम्म। ओबीसी के ओबीसी समाज के लोग, चाहे एससी एसटी, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, उन हम्म। वही लोग कह रहे होंगे कि ये हम लोग राजनीति कर रहे हैं। ये तो हमारी मांग है। क्योंकि देखिए, आप देख लीजिए कि हर जगह अ, आरक्षण मिला हुआ है कि 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया हम्म। और उसको लागू कर दिया गया हॉस्टलों में। लेकिन आज भी, मतलब मंडल कमीशन के लागू होने 32 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी ओबीसी आरक्षण हॉस्टलों में नहीं मिल रहे हैं। ये सिर्फ बीएचयू की ही बात नहीं है, बीएचयू के हॉस्टलों में ये मतलब देश भर के तमाम सारे विश्वविद्यालयों का यही हाल है कि वहां पे ओबीसी रिजर्वेशन को लागू ही नहीं किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? यही है कि वो हमें सामाजिक और आर्थिक रूप से भी पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सदियों से तो ये दमन करते आए हैं, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। तो हम ये अगर हम जो कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति के तौर पे कि हम छात्र हैं और हम अपनी सिर्फ मांग कर रहे हैं कि आप हमें रिजर्वेशन दीजिए, और इसको जो है कि गलत मोड़ में ले जाया जा रहा है। गलत मोड़ में ले जाया जा रहा है, लेकिन एबीवीपी तो आपके साथ नहीं है, आपके आंदोलन में वे लोग शामिल नहीं है।
वो क्यों होंगे? दरअसल उनकी पूरी सरकार है और हम केंद्र सरकार से भी जब मांग कर रहे हैं, और एबीवीपी का जो है वो तो पूरी तरीके से ब्राह्मणवादी मनुवादी मानसिकता से ही है की ही है। और वो जो पूरा वर्ण व्यवस्था चला आया है जिस तरीके से, और वे वर्ण व्यवस्था के तहत ही जो है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को हमेशा पीछे किया गया है, तो वो क्यों चाहेंगे कि हमें कोई आरक्षण मिले और हम पढ़े भी लिखे भी? इसीलिए वो जो है ये हमारे साथ नहीं आए हैं। वो चाहते हैं कि सदियों से जिस तरीके से हमारे ऊपर राज करते आए हैं उसी तरीके से चाह रहे हैं कि आज भी हमें जो है कि दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो कभी हमारे साथ नहीं आ सकते ना। उनके लिए खतरा होगा कि पिछड़े वर्ग के लोग, किसान मजदूर के बच्चे भी पढ़ लेंगे, फिर वो भी हमसे सवाल करेंगे, तो वो तो हमारे साथ आ ही नहीं सकते हैं। इसमें कौन जिम्मेदार है मुख्य रूप से? विश्वजीत भाई, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इसमें जिम्मेदार कौन है मुख्य रूप से? वीसी जी जिम्मेदार है देखिए या मुख्य मौजूदा सरकार जिम्मेदार है? देखिए, वीसी के साथ साथ मौजूदा सरकार भी जिम्मेदार है, डायरेक्ट क्योंकि ये मौजूदा सरकार हम्म। पूरी तरीके से पिछड़े दलित विरोधी है, हम्म। पिछड़ा विरोधी है, और हम्म। वो बिल्कुल कतई नहीं चाहेगा, संविधानिक विरोधी है। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था वो इसलिए उन्होंने जिस जो जो हमें आरक्षण की जहां पे बात की गई थी कि जो आर्थिक रूप से सामाजिक तौर पे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो हम्म। भी सामाजिक रूप बराबरी मुख्य धारा में आए। और हमें सिर्फ सामाजिक न्याय नहीं, हमें सामाजिक परिवर्तन भी करने की जरूरत है। जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा तब हम्म। तक हमें हमेशा जो है कि सामाजिक तौर पे पीछे करने की कोशिश ही किया जाएगा, और हमें ये सदियों से ही शिक्षा से वंचित करते हुए हैं। तो अब हम लोग भी जागरूक हो चुके हैं, और हम जो है कि इनकी जो मानसिकता है, ये जिस तरीके से सोच रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों को, ओबीसी हो चाहे एससी एसटी के लोग हों, इनको हम्म। जो है कि हम शिक्षा से पीछे ढकेलने की कोशिश करेंगे, ये इस मानसिकता में, इस सोच में न रहें। अब हम लोग जागरूक हो चुके हैं और अपने हक की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। विश्वजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो पूरा मामला है जी बहुत सीरियस मैटर है। जी बड़ा सवाल यही है कि बिल्कुल बिल्कुल जो आरक्षण ईडब्ल्यूएस का लाया उसे लागू कर दिया गया, और जो जिस जी आरक्षण की बात कई दशकों से हो रही है तो उसको लागू नहीं किया गया। बिल्कुल। देखिए ये फॉर्म है, ये हिंदी डिपार्टमेंट का हॉस्टल अलॉटमेंट का फॉर्म है। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये आरक्षण संवर्ग लिखा गया है, आरक्षण संवर्ग, जिसमें आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस देखेंगे, एससी एसटी और पीएच देखेंगे आप। यहाँ पे बाकायदे खुले तौर पे लिखा गया है अनरिजर्व एससी और ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी और पीएच। ये मतलब सीधी तौर पे भेदभाव किया जा रहा है, जबकि ईडब्ल्यूएस को दे दिया हुआ है, तो खुलेआम तौर पे लिख रहा है कि हम ईडब्ल्यूएस को दे दिए हुए हैं। ये शोधार्थी का हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ था, बच्चों का उसका फॉर्म है। हाँ, तो और हम लोग जो ये 2017-18 से मतलब लगातार इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है कैंपस में, एकदम कंटिन्यूअसली हर एक 2 महीने 3 महीने पे जाके ज्ञापन दिया जाता है। हमने जनवरी 2022 में प्रोटेस्ट किया था यहाँ पे सेंट्रल ऑफिस में जाकर के। उन्होंने बाकायदे कमेटी का भी गठन किया था, जो कमेटी रिपोर्ट देगी उसके बाद हम उसके अनुशंसा के हिसाब से लागू कर देंगे। तो कमेटी का रिपोर्ट जो हुआ वो भी पब्लिकली नहीं किया गया, उसको किसी को नहीं बताया गया कि रिपोर्ट में क्या दिया गया है। हालांकि अंदर से जो बात आई तो लोगों ने बताया कि जो कमेटी बनी थी उन्होंने भी सिफारिश की कि लागू कर दी जानी चाहिए, हॉस्टल में आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये थे। और हमने देखिए कई सारे वीसी बदले हैं, पहले भी बहुत सारे लोग थे, लगभग लड़ाई 2017-18 में चल रही है। तो लगातार रूप से ज्ञापन दे रहा है। इसका जो जिम्मेदार है, जो जो प्रशासन है, वीसी के अलग को इंक्लूड करते हुए जितने लोग हैं, सब इसके सीधे तौर पर जिम्मेदार है। यहाँ बीएचयू प्रशासन, क्योंकि देखिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो फंक्शन है हॉस्पिटल में चाहे विश्वविद्यालय में चलते रहे, ठीक ठाक चलते रहे। तो ये लोग यहाँ पे हमने इसको शिक्षा मंत्रालय को भी मतलब यहाँ से बकायदे लेटर लिखा, तो चिट्ठी लिखा कि जैसे आप अपने तरफ से घोषणा कीजिए कि उन्होंने लागू करे। हमने इलाहाबाद का यूनिवर्सिटी का पता किया, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हॉस्टलों में आरक्षण लागू है। बहुत सारे और विश्वविद्यालय पता किया गया, वहां पर सबने लागू कर दिया गया हुआ है। ये कमी यहाँ बीएचयू प्रशासन की है। ये लोग सीधे तौर पे इसको खारिज करते हैं, कहते हैं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कि कहीं लिखा नहीं गया है कि हॉस्टल में आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो हमने जब रिजर्वेशन एडमिशन एक्ट है, जो कि मतलब 2006 में आया हुआ था, रिजर्वेशन एडमिशन ओबीसी के लिए, जो प्रावधान उसमें दिया गया है वो एससी एसटी के लिए भी सेम प्रावधान है, जो रिजर्वेशन उनके लिए जो आरक्षण है रिजर्वेशन में, और वही प्रावधान ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एससी एसटी को और ईडब्ल्यूएस को मिल रहा है हॉस्टल,
और ओबीसी को सिर्फ नहीं मिला है, उसी प्रावधान के साथ जो कि ओबीसी को मिला हुआ सबको मिला हुआ है। तो ये प्रशासन की कमी है, और हम लोग इस मतलब प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो लोग इसको राजनीति कर रहे हैं, तो अपने हक की आवाज उठाना कभी राजनीति नहीं हो सकती है। अगर इसको आप राजनीति कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ आकर बात करिए, हमको बताइए कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। अगर हम अपने हक की आवाज ना उठाएंगे तो क्या करेंगे? हम अगर यहाँ पे प्रतिरोध मार्च ना करेंगे, धरना प्रदर्शन न करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? हम घर में बैठे नहीं रहेंगे ना। हमारे अभी तक इस डिसीजन से, बीएचयू प्रशासन के इस उदासीन रवैये से लगभग 50,000 छात्र सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, सीधे तौर पे। आप देख लीजिए कि 2000 मतलब 9 से पूर्ण रूप से 27% एडमिशन लागू है, आज 2023 हो गया है। हर एक साल मैं आपको बताया हूँ कि 4,000 स्टूडेंट, मतलब 4,000 का मतलब एवरेज है। एक साल 44 लोगों का, मतलब 2016 में 44 स्टूडेंटों का एडमिशन हुआ है, हमने आरटीआई निकाला था इससे इसका। तो अभी तक लगभग 52,000 स्टूडेंट होते हैं जो कि ओबीसी कैटेगरी से एडमिशन लिए यहाँ पे, कैटेगरी से। तो ये उनका जो ये डिसीजन है, अभी तक 52,000 स्टूडेंट को सीधे तौर पर प्रभावित किया है, वो सीधे इफेक्ट हुए हैं इस चीज से। बिल्कुल बिल्कुल रोहित भाई, रोहित जी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप लोग लगातार प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं और निकाला जाना भी चाहिए क्योंकि संविधान अधिकार देता है, लेकिन सवाल है कि बिल्कुल जेएनयू में आरक्षण लागू है लेकिन वहीं बीएचयू में नहीं। क्या आप लोग कमजोर समझा जा रहा है, कमजोर आंका जा रहा है, या कोई और साजिश मंशा है? देखिए, आपने कहा ना कि वो लोग कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, दरअसल हमारे साथ राजनीति हो रही है। हम्म और राजनीति करने वाले इतने गंदे राजनीति कर रहे हैं कि अभी हाल ही में जो संसद में जो जवाब दिया गया, उसमें बताया गया है कि कैसे जो है मात्र 4% प्रोफेसर जो है ओबीसी कम्युनिटी के हैं देश भर के 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। हम्म 6% प्रोफेसर जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर है मात्र ओबीसी कम्युनिटी के। और 45 कुलपतियों में से मात्र 5 कुलपति ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं कि ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। अब बताइए कि हमारे साथ राजनीति कौन कर रहा है और हमें कम कौन आकर है? अरे आखिर हमें आप जो सदियों की दास्ता है, हाँ। आप विश्वविद्यालय की जो हकीकत देखेंगे ना, तो आज के दौर में जो हमारे यहाँ दर्जनों से अधिक फैकल्टियाज हैं, हम्म, लेकिन उसमें मात्र एक फैकल्टी कॉमर्स में है, वहां पे ओबीसी डीन है। एक सोशल साइंस की फैकल्टी है, वहां पे दलित डीन है। उसके आप अलावा आप जात के एंगल्स क्यों देख रहे हैं? आप धर्म के एंगल्स देखिए। सब लोग नहीं नहीं हिंदू ये हैं, नहीं नहीं सब हिंदू हैं। नहीं 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 इसी सुनिए सर, इसी से देखने की जरूरत है। इसका सच्चाई यही है, आप बेशक नकार दीजिए इस चीज को, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन सच्चाई यही पे रोहित भाई बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये हम्म एकदम सही कर रहे हैं। हमने इसको, इस चीज को सामने से देखा है, हमने फेस किया है इस चीज को, इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं। रोहित भाई आप शुरू करिए। हम्म अ, बिल्कुल, हम चुनाव के समय में हिंदू हो जाते हैं। हम्म बाकी जब आप कह सकते हैं जब उच्च पदों पे आसीन होने की बात होती है, जब डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने की बात होती है, तो वहां पे कुछ चंद लोग जो हैं, आप हम्म कह सकते हैं जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, हम्म वो फिर जो है वो वही सिर्फ बताए जाते हैं कि यार मैं ही हिंदू हूँ, मैं कुलांतर हिंदू हूँ। हम्म बाकी चुनाव के समय में आप ओबीसी पॉलिटिक्स आप देखते हैं, प्रधानमंत्री भी बताते हैं कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ। तो आखिर यही तो सवाल है कि जो कुलपति आज के दौर में कह रहा है कि हम अमित शाह के कोटे से यहाँ के वाइस चांसलर बने हैं, वो क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? पिछली बार जब आंदोलन हो रहा था तो उन्हीं के ऑफिस के चीफ डॉक्टर ने कहा कि बस वीजी साहब का साइन होना बाकी है और हम्म बाकी हो जाएगा। हम जानना चाहते हैं कि अमित शाह के कोटे से बना हुआ कुलपति आखिर उस पर साइन क्यों नहीं कर रहा है? क्या अमित शाह ओबीसी विरोधी है? क्या वो नहीं चाहते हैं कि छात्रों के बीच जो है ओबीसी आरक्षण हॉस्टलों में लागू हो? इस हम्म। पर जवाब देना चाहिए कायदे से सरकार को। सरकार खामोश है, सरकार जवाब नहीं दे रही है। सरकार चाह ही नहीं रही है कि वो किसी भी तरह जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, जो पढ़ने फिर तो लिखने में फिर आगे हैं। तो फिर तो आप लोग आंदोलन करते रहिए, विरोध प्रदर्शन करते रहिए, कितना भी प्रोटेस्ट कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। हमें तो लगता है कि विरोध करने पे भी पाबंदियां लगाई जा रही है। आप हम्म जब बीएचयू का नया नया सर्कुलर देखेंगे ना, तो उसमें हम्म चीफ डॉक्टर ऑफिस से जो सर्कुलर आता है, हाल हम्म ही में आया था, उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि अगर आप विरोध प्रदर्शन में शामिल रहते हैं तो विश्वविद्यालय के कई सारी जो योजनाएं चलती है उससे आपको निष्कासित कर दिया जाएगा, चाहे वो छात्रवृत्ति की जो विश्वविद्यालय की तरफ से मिलती है। अभी हाल ही में आपको बता दे रहा हूँ कि हिंदी मतलब एनटीए के एग्जाम में हिंदी को इंक्लूड करने के लिए कुछ छात्रों ने पुतला दहन किया था। हम्म उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, और आश्चर्य से वो सारे के सारे लोग लगभग जो है वो भाजपा एबीवीपी से जुड़े हुए लोग हैं। तो हम्म। उनके लिए भी मुझे लगता है कि सोचने का समय है कि संविधान रहेगा तो आपके हक और हुकूक की भी बातें आप अपने तरीके से कर लेंगे, ये वरना बहुत आप कितना भी हास्यास्पद, चिल्लाते रहिए। बहुत बहुत हास्यास्पद लगता है ना कि
जब बच्चे अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं तो एफआईआर की जाती है, कहा जाता है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। वो तमाम तरह के प्रयास करते हैं जितने भी तरह से कि आपको चुप करा सके। और क्योंकि हम आप कह सकते हैं कि बहुत पहले जनरेशन के लोग हैं, दूसरे जनरेशन के लोग हैं, कि हमारे माँ बाप भी कहते हैं कि बेटा पढ़ लो, वहां जाके राजनीति कर रहे हो तुम, कोई बड़े बाप के बेटे तो हो नहीं कि तुम्हें जो है कोई निकाल, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। हम्म। हमारे आप देखेंगे तो डिसीजन मेकिंग में भी जो लोग होते हैं तो हम्म। उच्च जातियों के लोग होते हैं। तो एक पूरा स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइज सिस्टम आप कह सकते हैं, कि हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उसको कुल मिला के लूटा जा रहा है। हम्म। चंदा जी, क्या कहेंगे, अब आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? क्योंकि आंदोलन करने पर भी पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। जी जी। देखिए, जैसे कि आपने कहा कि ये बहुत हास्यास्पद लगता है कभी कभी कि आंदोलन पे रोक लगा दी जाती है, हम्म। तमाम तरीके के वो षड्यंत्र करते हैं। मुझे लगता है कि जो हमारा राइट टू प्रोटेस्ट है, हम्म। उसको ये जिस तरीके से जिस पे हमला कर रहे हैं, कि अगर हम किसी भी इनकी जो नीतियां आती हैं, चाहे हमारा कोई सवाल होता है, अगर स्टूडेंट इसके लिए जब प्रोटेस्ट करता है तो वो उस पे तमाम तरीके के एफआईआर दर्ज करेंगे या फिर उसको टॉर्चर करेंगे, ताकि ये सारी चीजें हम ना करें। मतलब आप समझिए कि जिस तरीके से हॉस्टलों में ओबीसी आरक्षण के लिए 171 करोड़ के लिए ओबीसी आरक्षण हॉस्टल हॉस्टल के लिए फंड आया, और उन्होंने हॉस्टल बनाया भी कि हम्म। 4187 कमरे बनवाए। लेकिन उसको उसमें ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं लागू किया गया अभी तक? और वहीं पे 2019 में जब ईडब्ल्यूएस का आया और उनके लिए आरक्षण मिल गया, तो समझिए कि ये सरकार की पूरी साजिश है, जिस तरीके से कि वो किस तरीके से पिछड़े वर्ग को आरक्षण और संविधान को जिस तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रही है, कि पिछड़े लोगों को भी वहां से खत्म हटाने के काम कर रही है और उन्हें पीछे ढकेलने का काम कर रही है। तो आगे का जो हमारा आंदोलन है, हम इसको हमने एक अभी आज जो कल हमारा आंदोलन था, ये चेतावनी के तौर पे था। लेकिन आने वाले समय में जब ये हमारा बात नहीं मानेंगे, जब तक इस पे उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाता है, इसके बाद हम लोग अपने इस आंदोलन को व्यापक रूप में इस आंदोलन को करेंगे, और हम बीएचयू में ओबीसी आरक्षण हॉस्टलों में भी लागू करा के रहेंगे। जब तक ये नहीं मानेंगे तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन क्या कहना चाहेंगी वीसी से और मौजूदा सरकार से? देखिए, मौजूदा सरकार का तो जिस तरीके से पूरा रवैया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी का मतलब कि ओबीसी के लोगों का 55% वहां पे सीटें खाली हैं, और वो सीधे तौर पे कह देते हैं कि नॉट फाउंड सुटेबल, एनएफएस। यानी कि उनके तौर पे कि हम वो कहना चाहते हैं कि हम सुटेबल ही नहीं हाँ है, हाँ, एनएफएस। यानी कि वो हमें। हाँ, आपको आवाज मेरी आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि जिस तरीके से ये नॉट फाउंड सुटेबल कह के पीछे वहां पे पदों को खाली कर देते हैं, यानी कि वो पिछड़े तबके के लोगों को वहां पे पहुंचने ही नहीं देते हैं। और ये लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हम सुटेबल हैं या नहीं हैं? तो देखिए कि पूरी साजिश है कि ये कभी कभी बोल देंगे कि नॉट फाउंड सुटेबल हैं, तो कभी कभी वो हम हॉस्टलों में आरक्षण नहीं दे देंगे, या फिर कहीं आरक्षण हटा देंगे। और जो पूरी साजिश है ये कि जो सवर्ण तबके के लोग हैं, उनको ही ये पूरी शिक्षा में, उच्च शिक्षा में इनको लाने की कोशिश करेंगे, और जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनको वंचित अभी भी जो है हम वंचित करने का काम ये जो है कि पूरा केंद्र सरकार कर रही है। रोहित तो जी, मैं हम आपके केंद्र पास सरकार से जी यही रोहित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा हम कि जो बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, कोई यूपी से आता है, कोई बिहार से आता है बीएचयू में पढ़ने के लिए, कोई कहीं से आता है, तमाम दिल्ली के बच्चे जाते हैं। अधिकतर बच्चे जो हैं, जो आंदोलन में शामिल हैं, उनके माता पिता क्या करते हैं, बता सकते हैं आप? क्या उनके माता पिता आईएएस, देखिए आईपीएस, आईआरएस, डीएम, एसडीएम हैं, या गरीब नहीं, बिल्कुल मैं मजदूर के बेटे बहुत हैं? स्पष्टता से कह रहा हूँ, जब यहाँ पे जो पढ़ने वाले खासकर ओबीसी एससी एसटी समाज के जो लोग हैं,
मैंने पहले भी कहा कि वो पहली पीढ़ी के लोग हैं। हम्म। वो सारे लोग खेती किसानी वाले पृष्ठभूमि से हैं और बहुत मझोले और छोटे किसानों के साथ साथ जो दिहाड़ी मजदूर कहते हैं ना, डेली वेज वर्कर है, उसमें आप मोर देन 30% बच्चे अगर चाहे सरकार तो वो आंकड़ा जुटा ले, वो ट्यूशन पढ़ा के पढ़ते हैं। वो बाहर के कमरे आप देखेंगे ना कि लॉजों में जो है बाथरूम के बगल वाले कमरे इसलिए लेते हैं कि 400 रुपया उसको कम लग जाए। अगर 1800 रुपया किराया है तो 1200 लगे, 1400 लगे। तो इस प्रकार के परिवार के लोग जो है ना अपने बच्चों को भेजते हैं उम्मीद के साथ कि हमारा बच्चा जब जाएगा ना तो पढ़ लिख के कुछ बनेगा, लेकिन उनके सपने को ना बहुत इंस्टॉलमेंट से कह सकते मारने हैं की कि कोशिश दबाया की जा रहा है। जाती है, मारने की कोशिश की बिल्कुल जाती है कि वे आगे चल के कुछ ना कर पाए, कहीं कोई अधिकारी ना बनने पाए, और अगर पढ़ लिख लेंगे तो अपने हक और अधिकार की बात करेंगे, और सरकार को ये बातें अच्छी नहीं लगती। हॉस्टल में अगर वो बच्चे रहेंगे तो फैकल्टी नजदीक रहेगी, एक बेहतर इन्वायरमेंट होता है, आप कह सकते हैं कि सस्ते दामों में आप रहते हैं, तो एक आर्थिक और शैक्षणिक दोनों रूप से उनको फायदा पहुंचता है। लेकिन दूर रहने पे क्या होता है कि दूर रहते हैं आप, एक माहौल भी थोड़ा सा दूसरा होता है, अलग बाहर आप हैं तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है, लॉज वाला अलग तरह से आपको टॉर्चर करता है। हो सकता है कभी वो कह देगा कि आप कमरे खाली कर दो, आपका एग्जाम भी चल रहा हो कभी कभी बीच में। विश्वजीत तो जी, बड़ी समस्या। विश्वजीत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आखिरी कमेंट है कि आप ये बताइए क्या प्लान है आगे? आंदोलन को खत्म कर देंगे? क्योंकि डराने धमकाने की कोशिश लगातार की जा रही है, और आज से नहीं, पहले भी कई बार की गई है। जी जी, जैसा कि आपने पहले कहा था कि हमें हमसे हमसे लड़ के लेंगे, इसको हासिल करेंगे। हमने आज तक हमको जो भी अधिकार मिला है हमने लड़ के ही लिया है। हमको संविधान प्रदत्त जो भी अधिकार है, चाहे वो आरक्षण हो या फिर जो SC ST के लिए जो भी हो, जिसने भी लड़ा है उसने हासिल किया है आज तक। तो हम भी लड़ेंगे, हम भी हासिल करेंगे। हम बस अब प्रशासन के सामने गुहार नहीं लगाएंगे कि हमको आरक्षण दे दीजिए, हम अब उसको सड़क से लड़ेंगे और लागू कर पाएंगे। और मतलब मैं अपील करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि जितने भी मतलब ये है स्टूडेंट संगठन है, छात्र संगठन है, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सब हमारे साथ जुड़े इस मूवमेंट को लेकर के। और हम लोग आगे, अभी हमने हस्ताक्षर कैंपेन चलाया था जिसमें लगभग 1500 से ज्यादा छात्रों का हस्ताक्षर लिया है। तो हम लोग सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं उस पर। आज मतलब कल प्रतिरोध मार्च हमने निकाला था, और हम आगे चेतावनी मार्च निकालेंगे। और उससे भी बात नहीं बनी तो हम लोग सेंट्रल ऑफिस या फिर ये लंका गेट पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब हमारे फैसला नहीं आता है। छात्र हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हक अब तक मांग रहे थे लेकिन हक नहीं दिया जा रहा है, अब हक को हम लोग छीन ही लेंगे। फिलहाल आप लोग क्या राय है, जो व्यूअर्स हैं, आप लोग जहां से भी देख रहे हैं, और क्या आप लोग BHU के छात्रों के साथ खड़े हैं या फिर नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। सबका धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।